हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम ड्रीम्स फायर। आज हम ज्योग्राफी फिर से डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का हमने सोलर सिस्टम किया था, उसमें हमने पहले 4 ग्रह पढ़े थे, 4 नहीं 3, उसमें पृथ्वी इंक्लूड नहीं था। पृथ्वी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था बुध, उसके बाद फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर हमने पृथ्वी को छोड़ दिया था। पृथ्वी को हम बाद में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। तो हम फर्दर जो है प्लैनेट्स को ही अभी डिस्क्राइब करूँगी मैं आपके साथ। तो जो हमारा 5th नंबर का प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति ग्रह, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह सौरमंडल का जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का 5वें नंबर का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और क्रम वाइज कौन सा है 5th नंबर का। मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसको याद कैसे रखना है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रिक है। और जुपिटर जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी जुपिटर को ही माना जाता है। बृहस्पति अपनी धुरी पर केवल 9.8 घंटों में घूमता है। मतलब यहाँ पर जो एक दिन बराबर है 9.8 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। और सूर्य के सबसे तेज कौन सा घूमता है? बुध ग्रह घूमता है, ठीक है। और अपनी धुरी पर मतलब सबसे कम छोटे दिन कहाँ होते हैं? बृहस्पति पर होते हैं। और सूर्य के चारों तरफ जो ये रिवॉल्यूशन करता है, हाँ रिवॉल्यूशन करता है, वो करता है 12 साल में। 12 साल का यहाँ पर 1 साल। इसके है 79 उपग्रह, 79 सैटेलाइट। कई बार पूछ ले जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो पहले इसके जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट थे, परंतु अभी इसके नहीं है। किसके है? शनि के है। तो 79 इसके पास उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड, यूरोपा, कैलेस्टो। और इसका जो है सौर, इसका ही नहीं बल्कि सौर मंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड, गैनीमेड। और किसका उपग्रह है? वो जुपिटर का उपग्रह है। जुपिटर में एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, जुपिटर और मंगल में। मंगल को बोला था मैंने कि लाल ग्रह इसको बोला जाता है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल ग्रह कौन सा था? मार्स या मंगल। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा होता है? लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। इस पे बड़े बड़े लाल धब्बे दिखाते हैं, इसलिए इसको लाल रेड स्पॉट प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रह आता है वो है सैटर्न। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सीक्वेंस वाइज आपको पता है 6ठा है ये। और नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। नंगी आंखों का इन द सेंस है कि हम इसको बियर्ड आई से देख सकते हैं। अगर हमारे पास वो उसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी, वो भी ना हो तो उसके अलावा भी हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। और ये पीले तारे, मतलब जो अगर हम इसको अंतरिक्ष स्पेस में देखें तो ये ना पीले तारे की तरह नज़र आता है हमारे को, लाइक अ येलो स्टार। और ये इसका कारण क्या है कि हमारे को ये पीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर जो है अमोनिया गैस की लेयर बनी हुई है, इसीलिए हमारे को ये पीले ग्रह के रूप में, पीले तारे के रूप में नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका पॉइंट, 82 सैटेलाइट है इसके पास। 82 सैटेलाइट, इसके पास उपग्रह है 82 और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या भी शनि ग्रह के पास ही है। और टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। टाइटन और ट्राइटन 2 है। टाइटन हमने अभी पढ़ लिया, आप इसको याद रखिएगा, शनि ग्रह का टाइटन है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसमें जो है शनि ग्रह की एक खास बात है कि इसके चारों तरफ जो है हमारे को 9 रिंग्स दिखाई देते हैं, 9 वलय है, जो कि 9 वलय किसके हैं? बने हुए हैं, धूल कणों के बने हुए हैं और उसके जो है गैसेस के बने हुए हैं, उसके लेयर्स बने हुए, 9 रिंग्स के टाइप इसकी चारों तरफ दिखाई देते हैं। रोटेशन में ये लगाता है 10.3 घंटे, एक दिन मतलब 10.3 घंटे का। और 1 साल होता है यहाँ पर 29 वर्षों का, मतलब सूर्य के चारों तरफ जब अपनी परिक्रमा पूरी करता है शनि ग्रह, वो 29 ईयर्स में करता है। 1 साल होता है 29 वर्षों का। तो हम शनि ग्रह की बात कर रहे थे। शनि ग्रह के मैंने आपको बताया कि 82 सैटेलाइट है और शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। शनि ग्रह साइज़ में बेशक दूसरा बड़ा ग्रह है, परंतु इसका जो घनत्व है वो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम घनत्व इसका है। इसका घनत्व पानी से भी 30% कम है। मतलब अगर इसको पानी पर रख दिया जाए तो ये पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि उस पर तैरने लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं 7th जो ग्रह है हमारे सौरमंडल का, वो है यूरेनस। साइज वाइज ये 3rd नंबर पे आता है। इसकी खोज 1781 में एक एस्ट्रोनॉमर हुए, सर विलियम हार्शल, इनके द्वारा इसको खोजा गया था। इस प्लैनेट की खोज की गई थी
और ये ग्रह जो है रंग में नीला, थोड़ा हल्का नीला दिखाई देता है, नीला हरा, ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मीथेन गैस की बहुलता पाई जाती है। मीथेन गैस के कारण इसकी जो लेयर देखी गई है, जैसे हमारी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह बोला जाता है पानी के कारण, पानी की अधिकता के कारण, उसी तरह से इसको नीला हरा ग्रह बोला गया है। इसके पास अपने 27 उपग्रह हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, एरियल और मिरांडा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेपच्यून ग्रह को। नेपच्यून है सौर मंडल का लास्ट और 8th नंबर पे है, और साइज वाइज अगर देखिए हम इसको आकार के अनुसार देखें तो ये आता है 4th नंबर पे। इसकी खोज करी थी J.G. गिले ने 1846 में। इसके पास भी अपने 14 उपग्रह है, जिनमें से इसका प्रमुख है ट्राइटन। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि शनि के पास जो टाइटन उपग्रह है और इसका ट्राइटन उपग्रह है, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है कि ट्राइटन उपग्रह किसका है। आपको ऑप्शन आ जाएगी, शनि का है, वरुण का है, अरुण का है, बृहस्पति का है। तो ये ट्राइटन किसका है? नेपच्यून का है। ट्राइटन नेपच्यून का है, टाइटन शनि का है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, जो यूरेनस ग्रह है ये अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाने के लिए टाइम लेता है 10 घंटे, 10.8 घंटे। मतलब यहाँ पर एक दिन होता है 10.8 घंटे का, और रिवॉल्यूशन करता है ये 84 साल में। मतलब यहाँ पर 84 साल बराबर है 1 ईयर। ये 1 साल जो यहाँ पर बनेगा, न्यू ईयर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 84 साल के बाद। उसी तरह से नेपच्यून ग्रह का जो रोटेशन टाइम है वो है 15.7 आवर्स। मतलब यहाँ पर एक दिन होगा 1 डे इज इक्वल टू 15 घंटे 7 मिनट। और रिवॉल्यूशन जो होगा यहाँ पर, मतलब जो सूर्य के चारों तरफ ये अपनी परिक्रमा करेगा, परिक्रमण करता है, उसमें ये 165 साल लगाता है। 165 का मतलब है यहाँ पर 165 साल बराबर है 1 साल। नहीं, न्यू ईयर कितने टाइम बाद आएगा? 165 साल के बाद यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये सबसे दूर का ग्रह है और इसकी कक्षा का जो परिक्रमण जो कक्ष है इसका, जिसपे ये ऑर्बिट पे ये चक्कर लगाता है, वो बहुत ही सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है, इसीलिए 165 साल का टाइम लग जाता है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लूटो। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि हमारे पास जो ग्रह अभी सौर मंडल में है वो 8 ही ग्रह पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को जो है बाहर कर दिया गया है। अब प्लूटो ग्रह को बाहर निकाला गया, एक बैठक हुई 24 अगस्त 2006 को IAU की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनिट के द्वारा एक जो बैठक की गई थी, उसमें जो है ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो ग्रह को जो है बाहर कर दिया गया था। अब ये नहीं कि वो सौर मंडल में है ही नहीं, वो वहाँ से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, परंतु उसको एक और दूसरे जो ग्रहों का एक वर्ग आता है, ड्वार्फ प्लैनेट जिसको बोलते हैं, बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है उसको। क्योंकि इसको बाहर क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या रीज़न थे? ग्रहों के लिए, ग्रहों की जो क्वालिफिकेशन को पूरी करता है, ग्रहों की जो योग्यता को पूरी करता है, उसके लिए 3 लिमिटेशन रखी गई थी, 3 सीमाओं को जो है फिक्स किया गया था। जिसमें सबसे पहला था कि वो सबसे पहला क्या होना चाहिए था कि अगर आपको ग्रह होना है तो आपको सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 है उसके पास या तो अपना कैलेस्ट्रियल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स होने चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स होनी चाहिए उसके पास अपनी। और उसका क्या है, उसके आसपास खगोलीय पिंडों की, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ की जो है भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल एक ऐसा ग्रह होना चाहिए जिसके सैटेलाइट हो और उसके आसपास कोई ऐसे उल्का पिंड या कोई अन्य खगोलीय पिंड ना हो जो उसको डिस्टर्ब करते हो। थर्ड शर्त क्या थी इसकी कि कक्षा का जो है ऑर्बिट जो उसकी होनी चाहिए, उसका जो परिक्रमण कक्ष है वो क्या होना चाहिए, वृत्ताकार शेप में होना चाहिए। परंतु जो प्लूटो था वो हमारी तीसरी शर्त को नहीं मानता था, इसको वो पूरा नहीं करता था, इसीलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से आउट कर दिया गया और उसका नया नाम रखा गया 13, 43, 40, 13, 43, 40 प्लूटो का नया नाम रखा गया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया। ड्वार्फ प्लैनेट में सेरेस या इरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट आता है जो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्लूटो ग्रह आता है अपना, जो अभी ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में है या कैटेगरी में है।
तो हमारे सौरमंडल में जो अन्य बहुत सारी कैलेस्ट्रियल बॉडी पाई जाती है, जिसमें खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये बहुत सारे जो पार्टिकल्स है ये भी सौरमंडल का ही एक पार्ट्स है। और ये जो है सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा ऐसे करते हैं जैसे अन्य ग्रह भी करते हैं, उसी तरह से ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। परंतु ये जो है अपनी इनकी कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होती है। ये जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल गया कि जो क्षुद्र ग्रह है वो मैक्सिमम कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं और किस ग्रहों की पट्टी में ये जो है शामिल होते हैं। तो ये आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। जो मंगल और बृहस्पति का ऑर्बिट जो कक्ष है जिसमें वो परिक्रमा करते हैं, उसमें जो है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह है क्या, ऐसा माना जाता है एस्ट्रोनॉमर के द्वारा। जो क्षुद्र ग्रह है उनका मानना है कि जब ग्रह आपस में टकराए तो उसमें से कई पिंड जो है अलग हो गए थे। जो वो पिंड अलग हुए वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या एक स्पेसिफिक उसमें चक्कर लगाने लगे, जैसे मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। तो इसमें क्षुद्र ग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। बाकी इसमें एडिशनल में आप ये देख लो कि सेरेस सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह है, और फोरवेस्टा नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सेरेस क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है और फोरवेस्टा नंगी आंखों से दिखने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। फिर आते हैं हम धूमकेतु पे। धूमकेतु होते क्या है, धूमकेतु को एक्चुअल में पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ये एक तारा होता है जिसमें जो है एक गैसेस का बना हुआ या धूम उसका गैसेस का, हिमकणों का, धूल का बना हुआ एक पिंड होता है जो सूर्य के नज़दीक पहुंचते ही जल जाता है, जिससे एक पूंछ का निर्माण सा होता है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा धूमकेतु है जो हमारे को आफ्टर 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। हेली उस धूमकेतु का नाम है। हेली कमेट हमारे को 76 वर्षों के बाद दिखाता है, और लास्ट टाइम हमारे को कब दिखाई दिया था, ये 1986 में दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा, आफ्टर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देगा अब हमारे को। थर्ड है उल्का। उल्का क्या होते हैं, उल्का ऐसे खगोलीय पिंड जो अंतरिक्ष में मतलब घूमते रहते हैं, और ये धूल कणों के बने होते हैं, धूल कणों के बने होते हैं, हिम कणों के बने होते हैं, गैसेस के बने होते हैं ऐसे पिंड, और ये ग्रहों के बीच में ही पाए जाते हैं। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होके वायुमंडल में आ जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक वायुमंडल की लेयर है, आयनोस्फेयर बोलते हैं उसको, आयन मंडल, वहाँ पर जो है ये जल जाते हैं। मतलब उनका जो कई बार तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं उसमें आयन मंडल में ही, परंतु कई बार क्या है कि उसका कुछ अवशेष जो है धरती पर आ जाता है। जब ये धरती से टकराता है तो धरती पर कई बार तबाही भी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर मैक्सिको में एक जब उल्कापात हुआ था तो वहाँ पर जो है इतनी तबाही हुई थी कि काफ़ी टाइम तक वहाँ पर कोई स्पीशीज़ नहीं होगी ना। वहाँ पर जो है वहाँ पर बोला था कि 75% जो अर्थ की स्पीशीज है, प्रजातियाँ है, वो ख़त्म हो गई थी, जिसमें से डायनासोर भी एक है। डायनासोर भी उसी टाइम विलुप्त हुए थे, ऐसा माना जाता है। और जब ये इसमें से क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट ये देखिए कि वायुमंडल के कौन से लेयर में जो है उल्का पिंड जल के भस्म हो जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं, तो वो आयन मंडल है। आयन मंडल में जल कर ख़त्म हो जाता है ये। बाकी जो पार्ट्स आएगा वो धरती से टकराएगा तो तबाही तो करेगा ही। यहाँ पर एक मिथ है या ये सत्य है, इसका अभी तक कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा पाया कोई कि ये सच में हुआ है या ऐसा मतलब एक बोलते हैं उसको कि मिथ माना जाता है इसको, कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, उसका जो निर्माण हुआ है वो बोला जाता है कि उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। उल्कापात और उल्कापिंड में क्या डिफरेंस है? उल्कापात होता है कि जब वो गिरता है पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर, जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो उसको बोलते हैं उल्कापात। जब वो नष्ट हो जाएगा वहाँ पे और कुछ पार्ट उसका धरती पर आ गिरेगा उसको बोलते हैं उल्कापात। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास ये यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स में सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा पृथ्वी और उसका वायुमंडल वो डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक आप वीडियोस देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।